Okay, so we are going to start with sexual reproduction in flowering plants. Okay, ये सेकंड चैप्टर है आपके एनसीईआरटी के 12th में और इस चैप्टर को समझने से पहले हम कुछ पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे कि उन टर्म्स का मतलब क्या होता है. ओके, तो सबसे पहला टर्म आता है इसमें कि फेनोगेम्स इज स्पर्मेटोफाइट. तो प्लांट किंगडम जो होता है आपने एलएम में पढ़ा होगा. प्लांट किंगडम जो होता है उसमें दो तरह के प्लांट्स को हम डिवाइड करते हैं. एक में करते हैं क्या, क्रिप्टोगेम्स, और एक में फेनोगेम्स. तो क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं जिनमें कि सेक्सुअल जो या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो कॉन्स्पिक्यूअस नहीं होते हैं, वो नोटिसेबल नहीं होते हैं, वो बहुत स्मॉल होते हैं तो नोटिस में नहीं आते, तो वो नॉन नोटिसेबल होते हैं या फिर इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं. लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कॉन्स्पिक्यूअस हैं, क्वाइट विजिबल हैं, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो कहलाते हैं क्या, फेनोगेम्स. ओके, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नोटिसेबल और कॉन्स्पिक्यूअस, जो साफ साफ नजर आ रहे हैं. ओके, अब फेनोगेम्स को में दो पार्ट होते हैं, दो डिवीजन होते हैं इसमें. एक होता है जिम्नोस्पर्म्स और एक होता है एंजियोस्पर्म्स. जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मतलब इनमें फ्लावर नहीं आते. ओके, और इसमें जो सीड्स होंगे वो नेकेड होंगे. अगर फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो फ्लावर से फ्रूट बनता है, और फ्रूट ही अगर नहीं बना तो सीड्स अंदर कैसे होंगे फ्रूट के. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स, अगर फ्लावर से फ्रूट बनेगा तो फ्रूट के अंदर सीड होगा. तो सीड्स नेकेड नहीं है, सीड्स फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं. तो ये जिम्नोस्पर्म्स है और ये एंजियोस्पर्म्स है. तो ये चैप्टर जो है इट इज ऑल अबाउट एंजियोस्पर्म्स. ये पूरा चैप्टर इसके बारे में है. ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस जानना था कि किसका डिवीजन है. तो एंजियोस्पर्म्स के बारे में चैप्टर है और हमको उसमें भी ये जानना है कि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है. इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हमको नहीं जानना है. मॉर्फोलॉजी के बारे में सब आपने 11th में पढ़ा है. सिर्फ और सिर्फ वी विल फोकस ऑन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, या वी कैन कॉल दैट एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स. ओके, तो ये क्लियर है, समझ में आ गया. ठीक है, अब किसी भी प्लांट में फ्लावर कैसे बनता है. हमको पता है कि मेरिस्टेम एक प्लांट में चीज होती है क्या, मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यूज. तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो उसके तीन रीजन होते हैं. अगर हम लोकेशन वाइज बात करें प्लांट में, तो एक एपिकल होता है, एक इंटरकैलरी होता है और एक लेटरल होता है. ठीक है, तो तीन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसकी एपिकल की. तो एपिकल जो होता है, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है इट कन्वर्ट्स इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये, फ्लोरल मेरिस्टेम. मेरिस्टेम देखिए, मेरिस्टेम इंटरकैलरी भी हो जाए और चाहे एपिकल हो जाए, ये दोनों ही, ये दो तरीके की चीजें हम डेवलप कर सकते हैं. एक तो कर सकते हैं जिसमें फ्लोरल मेरिस्टेम में कि पर्टिकुलर सीजन आने पर, किसी पर्टिकुलर सीजन आने पर ये फ्लोरल मेरिस्टेम में डेवलप कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. या फिर ये नॉन रिप्रोडक्टिव या वेजिटेटिव पार्ट में कर सकते हैं. अगर ये वेजिटेटिव पार्ट ही रहता है, अगर ये नॉर्मल पार्ट है, वो कन्वर्जन नहीं हुआ है मेरिस्टेम में, तो वो स्टेम को जन्म देगी, मतलब वहां से स्टेम आगे बढ़ती है. लेकिन अगर फ्लोरल मेरिस्टेम, अगर ये एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर ये अब रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेगा. ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि अगर मान लीजिए ये ऐसे करके मैं एपिकल मेरिस्टेम मानूं, ये एपिकल मेरिस्टेम है, तो यहाँ पर जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं ये दो तरीके के स्ट्रक्चर्स बना सकती है जरूरत पड़ने पर. अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं तो यहाँ से न्यू बड बनेगी. जो बड बनेगी यहाँ से वो कौन सी बनेगी, वेजिटेटिव. वेजिटेटिव ये सब आपने पढ़ा होगा 11th में. ठीक है, वेजिटेटिव. और अगर फ्लावर बनाना है तो उस समय इट कैन कन्वर्ट इनटू रिप्रोडक्टिव बड. तो ये रिप्रोडक्टिव बड बनाएगी. अगर वेजिटेटिव बड बनती है, अगर बड वेजिटेटिव है तो ये स्टेम बनाएगी, और अगर रिप्रोडक्टिव बड है तो ये फ्लावर बनाएगी. ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हुआ. अब फ्लोरल मेरिस्टेम जो है ये डेवलप करेगा किसमें, फ्लोरल बड में. और फ्लोरल बड बाद में बन जाएगी क्या, फ्लावर.
ठीक है, समझ में आए? तो इस तरीके से एक फ्लावर बनता है। ओके, तो इसको आप इसका एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको राइट कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने अभी बात की थी, जो पॉलन सैक के चारों तरफ जो लेयर्स हैं वो कैसे बने। ठीक है, तो अगर हम उसका स्ट्रक्चर और अगर आप देखें, जो मैंने पिछली अभी स्लाइड बनाया था, तो उसमें आप देखिए सबसे बाहर की तरफ जो लेयर बनाई थी वो बनाई थी एपिडर्मिस की। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पर क्या होता है कि इनिशियल लेवल पर जो, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर दोबारा से स्ट्रक्चर को बनाता हूँ, इनिशियल लेवल पर यहां पर इस जगह एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, यहां पर पूरी। ओके, और अंदर की तरफ जो पूरा एरिया है दैट इज फिल्ड विथ आर्किस्पोरियल सेल्स। तो ये जो है बाहर की लेयर, ये क्या है? एपिडर्मिस। और जो अंदर की तरफ ये पूरी जो सेल्स है, ये पूरा जो एरिया है, इट इज फिल्ड विथ आर्किस्पोरियल सेल्स। ये है, तो इससे फिल्ड होता है ये सेल्स, क्योंकि एपिडर्मिस से जस्ट नीचे आ रही है, बिलो आ रही है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज हाइपोडर्मल सेल्स। इनको हम हाइपोडर्मल सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो एपिडर्मिस जो है बाहर की जो लेयर है, इसे आउटरमोस्ट लेयर कहते हैं, और ये ऐसी प्रेजेंट रहती है। तो एपिडर्मिस ये फर्स्ट लेयर हो गई। इसके बाद जो आर्किस्पोरियल सेल्स हैं, अब उनका डिवीजन स्टार्ट होगा, और डिवीजन होगा जब डिवाइड करेंगे माइटोटिकली, मतलब माइटोसिस से जब डिवाइड करेंगी तो दो सेल्स बनेंगी एक सेल से। तो एक सेल बनेगी इसमें से प्राइमरी पैराइडल सेल, और दूसरी बनेगी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो ये दो नई सेल बनी है आर्किस्पोरियल सेल से। डिवीजन कैसा हुआ है? डिवीजन हुआ है पेरिक्लिनल। तो दो तरह का डिवीजन होता है, एक होता है एक्टिक्लिनल, वन इज एक्टिक्लिनल, और एक होता है पेरिक्लिनल। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि ये जो सेल्स है, मान लो यहां पर कोई एक आर्किस्पोरियल सेल प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो सेल इस तरह से डिवाइड करेगी, ऐसे। मतलब मैं बड़ी बनाता हूं थोड़ा सेल को, मान लो ये सेल है तो उसने ऐसे डिवाइड किया, तो एक सेल ये बनी और एक सेल ये बनी, दो सेल अलग अलग हो गई। ठीक है, लेकिन अगर ये डिवीजन ऐसे हुआ होता, ऐसे हुआ होता, तो ये होता एक्टिक्लिनल। मतलब अगर सेल डिवाइड करके इस तरफ बढ़ रही है यूं, तो वो एक्टिक्लिनल होता। लेकिन अगर सेल ऐसे अंदर की तरफ बढ़ रही है तो वो होता है क्या? पेरिक्लिनल, मतलब पेरिफेरी से अंदर की तरफ जाना। तो पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। ठीक है, सेल्स का। तो ये दो सेल्स बनी। इसके बाद प्राइमरी पैराइडल सेल ये फर्दर डिवाइड करेंगी, और ये एक सेल में से बनेगी एंडोथीशियम की, और दूसरी बनेगी सेकेंडरी पैराइडल सेल। ठीक है, तो दूसरी लेयर हमारी तैयार है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम क्या है? एंडोथीशियम एक फाइब्रस लेयर है। एंडोथीशियम इज आल्सो नोन एज अ फाइब्रस लेयर। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जो वॉल है, जो सेल्स है जो सराउंड करती है पॉलन सैक को, उनमें से कौन सी लेयर फाइब्रस होती है, तो वो एंडोथीशियम है। एंडोथीशियम को फाइब्रस क्यों कहते हैं? बिकॉज एक तो ये सेल एनलार्ज होती है साइज में बहुत, और वो सिक्रीट करती है, वो मतलब वो बनाती है, क्या बनाती है? फाइब्रस थिकनिंग। तो एक थिकनिंग जो एक बीच में, जो यहाँ पर इसके जस्ट नीचे यहाँ पर जो बनेगी एंडोथीशियम, वो उसकी जो सेल होगी उनके ऊपर कवरिंग होगी, किसी फाइब्रस थिकनिंग की कवरिंग होगी। फाइब्रस से एक फाइब्रस सब्सटेंस की थिकनिंग होगी इसके ऊपर, और वो फाइब्रस सब्सटेंस क्या है? अल्फा सेलुलोज। ओके, वो फाइब्रस थिकनिंग या वो फाइब्रस सब्सटेंस जो डिपॉजिट है एंडोथीशियम सेल के ऊपर, वो क्या है? अल्फा सेलुलोज। तो बिकॉज दीस सेल्स हैव फाइब्रस थिकनिंग अराउंड देम, दैट्स व्हाई इट इज द लेयर नोन एज फाइब्रस लेयर। ओके, अच्छा, यहां पर देखते हैं सेकेंडरी पैराइडल सेल जो थी वो फर्दर डिवाइड करेंगी और मिडिल लेयर और टेपिडम बनाएंगी। अब मिडिल लेयर जो है वो 3 से 5 लेयर है, 3 to 5 लेयर हो सकता है। ठीक है, तो ये मिडिल लेयर की सेल बनती है। तीन एक लेयर हो सकती है 3 से लेकर 5 तक, और वो मिडिल लेयर कहलाती है। ओके, ये थर्ड वॉल हो गई, फर्स्ट एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीशियम, थर्ड हो गई अब मिडिल लेयर। और ये दूसरा जो डिवीजन हुआ है, मतलब जो ये डिवाइड करके दूसरी सेल बनी हुई है टेपिडम की, तो ये चौथी लेयर बनाई टेपिडम की। टेपिडम कहाँ है? जो बताया था मैंने आपको, अगर ये पॉलन सैक है तो इसके जस्ट बाहर की तरफ ये टेपिडम सेल्स, टेपिडम लेयर है। तो टेपिडम लेयर को बनाने वाली सेल क्या कहलाती है? टेपिटल सेल्स। तो दीस सेल्स आर नोन एज
कैपिटल सेल्स। ठीक है, ओके। तो ये हो गई सारी लेयर्स इसके जो चारों तरफ प्रेजेंट है। तो एंडोथीशियम प्लस मिडिल लेयर प्लस कैपिटल कलेक्टिवली नोन एज एंडोथीशियम, एंडोथीशियम प्लस मिडिल लेयर प्लस कैपिटल क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल, माइक्रो स्पोरेंजियल वॉल, इसको माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल कहते हैं, वॉल। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर। अच्छा, अब ये जो प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल्स बनी थी आर्कियोस्पोरेंजियल सेल्स स्टार्टिंग में, इसके बारे में हमने कुछ नहीं देखा। तो प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल जो है ये डिफरेंशिएट हो जाती है सेकेंडरी स्पोरेंजियल सेल में, डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब सेकेंडरी स्पोरेंजियल सेल जो होती है ये डिफरेंशिएट हो जाती है पॉलन ग्रेन मदर सेल में, या एमएमसी कहते हैं इसको। पीएमसी क्या है? पॉलन ग्रेन मदर सेल, मतलब यही सेल आगे चलकर पॉलन ग्रेन बनाएंगी। या एमएमसी कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो पॉलन ग्रेन को हम ये आप अभी रफली समझिए, पॉलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोर कह रहे हैं। एक्चुअली में थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों टर्मिनोलॉजी में, पर फिर भी अभी आप मोटे मोटे समझने की कोशिश कीजिए कि पॉलन ग्रेन ही माइक्रोस्पोर है, इसलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल कह लीजिए या पीएमसी कह लीजिए, पॉलन ग्रेन मदर सेल कह लीजिए। तो इससे बनेंगे ये सेल्स, पॉलन ग्रेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, तो ये अच्छा स्टार्टिंग में अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ये जो पॉलन सैक है ये किससे भरा होता है, तो ये भरा होता है स्पोरोजीनस सेल से। ठीक है, फिर बाद में ये होता है इसके अंदर, और फिर इसके बाद ये बन जाती है, और फिर इसके आगे क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेगा। वो कैसे बनेगा वो बाद में देखेंगे, तो अभी हमको इतना इसको जानना है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर में बनाया था अभी, इससे पहले मैंने इसका आंसर का, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी बनाया था, इसका नाम क्या था? ये क्या है? वस्कुलर स्ट्रैंड। इट इज वस्कुलर स्ट्रैंड। और इसके चारों तरफ यहाँ पर जो एरिया है पूरा, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट है ऐसे करके, यू ऐसे सेल्स प्रेजेंट है। ये जो एरिया है जो सराउंड कर रहा है वस्कुलर स्ट्रैंड को और जोड़ रहा है दोनों लोब को, एक लोब ये है और एक लोब ये है, दोनों लोब को जोड़ रहा है, इसे कहते हैं क्या? कनेक्टिव। तो बीच में जो सर्कल है इट इज नोन एज वस्कुलर स्ट्रैंड, वस्कुलर स्ट्रैंड। और ये जो रेड कलर सेल्स बनाई ये क्या है? कनेक्टिव, कनेक्टिव। इसको मैं दोबारा से बनाया था, कनेक्टिव कहते हैं इसको। ठीक है, जो कनेक्ट कर रहा है दोनों लोब्स को। अच्छा, एंथर के बारे में एक टर्म और है क्या? तो ये बाइलोब तो है ही है, साथ में क्या कहलाता है? ये डायथीकस भी कहलाता है, ऑल्सो नोन एज डायथीकस। डायथीकस क्यों है डायथीकस? ये बिकॉज इस चीज को नोट कर लीजिएगा, डायथीकस इसलिए है क्योंकि दोनों लोब में ईच लोब कंटेन 2 पॉलन सैक। ठीक है, ईच लोब कंटेन 2 पॉलन सैक, दैट्स व्हाई, या ईच थीका, एक लोब को क्या कहते हैं? इसके थीका। और ईच लोब या ईच थीका कंटेन 2 पॉलन सैक, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायथीकस। ओके, मैं फिर से बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, ईच लोब और ईच थीका, ईच लोब और ईच थीका, थीका वर्ड की स्पेलिंग क्या है? THECA। ईच लोब और ईच थीका कंटेन 2 pollen sacs, that's why anther is known as diathecus। बाइलोब क्यों है? क्योंकि एक लोब है और ये दूसरी लोब है, 2 लोब प्रेजेंट है। दोनों लोब किससे कनेक्टेड है? कनेक्टिव से। दोनों लोब्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? वस्कुलर स्ट्रैंड भी प्रेजेंट है। वस्कुलर स्ट्रैंड क्या होता है? इसमें जाइलम और फ्लोएम यानी कि वस्कुलर सेल्स या वस्कुलर बंडल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको फूड या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर, वाटर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर पॉलन सैक है। एक टिपिकल एंथर में 4 पॉलन सैक होंगे, तो इसलिए हम टिपिकल एंथर को, या जिसमें 4 पॉलन सैक होते हैं, उसको क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, और ये जो पॉलन सैक होते हैं दे आर सराउंडेड बाय द डिफरेंट लेयर्स, और वो सारे लेयर यहाँ पर लिख दी थी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे फर्दर देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ टेपिटम। ठीक है, मतलब टेपिटम है क्या? टेपिटम इज मेड अप ऑफ टेपिटल सेल्स। कौन सी सेल्स?
कैपिटल सेल्स, कैपिटल सेल्स। क्या खासियत है सेल्स की कि ये सेल्स एनलार्ज होती हैं और डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इनके अंदर। दूसरा पॉइंट, ईदर दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड और पॉलीप्लॉइड एटलीस्ट। अब ये क्या मतलब है इसका, देखिए होता क्या है कि अगर कोई सेल डिवाइड करनी हो, किसी को डिवाइड करना हो, तो मान लो एक सेल है, इसको डिवाइड करना हो तो सबसे पहले इसको अपना न्यूक्लियस डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहली चीज क्या होगी, कैरियोगेनेसिस होती है ना, सॉरी कैरियोगेनेसिस कह रहा हूं, सॉरी कैरियोगेनेसिस, कैरियोगेनेसिस होती है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। तो पहला स्टेप क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर होता है क्या, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, तो अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो तो लगातार न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता चला जाएगा सेल के अंदर। ओके, जैसे कि अभी 2 न्यूक्लियस हो गए, फिर ये और डिवाइड करेंगे 4 हो जाएंगे, लेकिन किसी भी न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये सेल कैसा बन जाएगा, मल्टीन्यूक्लिएट। ओके, तो वही यहां होता है। तो या तो ये सेल मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब कि उनमें न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है, या फिर वो पॉलीप्लॉइड मिलते हैं। पॉलीप्लॉइड का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये सेल है और इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है और अभी इसकी कंडीशन डिप्लॉयड है, एग्जांपल के लिए डिप्लॉयड है। अब इसके अंदर सेल डिवीजन के लिए रेडी हो रहा है, तो डिवीजन के लिए रेडी हो रहा है तो क्या होगा, सबसे पहले इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा न्यूक्लियस के अंदर वो मल्टीप्लाई सॉरी डबल कर जाएगा, डुप्लीकेट कर जाएगा, मतलब उसका नंबर डबल हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन न्यूक्लियस फिर भी डिवाइड नहीं हुआ। बात समझिए क्या कह रहा हूं, जैसे मैं ह्यूमन सेल की बात करता हूं, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस है और इसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस सेल को डिवाइड करना है तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अपना जो क्रोमोसोम नंबर है, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल हो जाता है, मतलब 92 हो जाएगा, फिर डिवाइड करेगा और 46% में डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर 92 होने के बाद भी न्यूक्लियस डिवाइड ना करे तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन हो गई है टेट्राप्लॉइड हो गई है, ये डिप्लॉइड नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया है, 2n × 2 हो गया है, तो 2n × 2 = 4n, तो ये कंडीशन में 4n हो गई, तो ये टेट्राप्लॉइड हो गया, ये डिप्लॉइड था, ये टेट्राप्लॉइड हो गया। ठीक है, तो ऐसा कभी-कभी टेट्रा सेल में हो जाता है, तो वो या तो मल्टीन्यूक्लिएट मिलेंगे या पॉलीप्लॉइड मिलेंगे। ठीक है, या तो उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, या फिर इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन भी नहीं हुआ लेकिन अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसका रेप्लिकेशन हो चुका है, उसका डुप्लीकेशन हो चुका है। ठीक है, ये हुआ नेक्स्ट पॉइंट। अब है इसके बाद में कि ये इनरमोस्ट लेयर बनाती है एंथर की, आपको पता है, हमने देख लिया है, इट फॉर्म्स इनरमोस्ट लेयर इन एंथर। ओके, तो तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। एनलार्ज सेल है, डेंस साइटोप्लाज्म है, ईदर मल्टीन्यूक्लिएट और पॉलीप्लॉइड एटलीस्ट, या एंड थर्ड पॉइंट है इट फॉर्म्स इनरमोस्ट लेयर इन एंथर। ओके, फंक्शन क्या है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि ये नॉरिशमेंट देता है किसको, वो सेल्स जो कि पॉलन सैक के अंदर फील्ड है। अब पॉलन सैक के अंदर क्या फील्ड होता है, या तो स्पोरोजीनस सेल्स होती हैं, या फिर वो डिवाइड कर चुकी होती हैं और वो बना चुकी होती है क्या, पीएमसी, या वो भी पॉलन ग्रेन बना चुके होते हैं। सबको जरूरत है न्यूट्रिशन की। तो कैपिटल सेल जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होता है सिक्रेटरी और एक होता है अमीबॉइड। सिक्रेटरी सेल्स अपनी जगह पर रहते रहते, जैसे मान लीजिए कि ये है पॉलन सैक, ठीक है, इसके चारों तरफ यहां पर ये है कैपिटल सेल्स, ये कैपिटल सेल प्रेजेंट है, और यहां पर अंदर क्या प्रेजेंट है, इसमें यहां पर अंदर प्रेजेंट है स्पोरोजीनस सेल्स। ठीक है, अब स्पोरोजीनस सेल्स भी हो सकती है, पॉलन ग्रेन भी हो सकती है, या पीएमसी भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वही सेल्स, ये स्पोरोजीनस सेल्स आगे डिवाइड करके पीएमसी बनाएंगे, फिर वही आगे डेवलप करके पॉलन ग्रेन बनाएंगे। तो ये जो कैपिटल सेल्स हैं ये अपनी जगह पर रहते हुए ही क्या करती हैं, एक सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं, वो सब्सटेंस अंदर आता है वो और इनको न्यूट्रिशन देता है, इन सेल्स को नरिशमेंट देता है, न्यूट्रिशन देता है। क्या होता है इस न्यूट्रिशन में, फूड सब्सटेंस होता है और इसके अलावा फूड मटेरियल होता है, और आईए इंडोल एस्टिक एसिड। इंडोल एस्टिक एसिड क्या है, नेचुरली अकरिंग या नेचुरल ऑक्सीजन, यहाँ पे 9th में देखा होगा। ठीक है,
तो इंडोल एसिटिक एसिड क्या फॉर्म है इसकी, मैं यहां पर लिख देता हूं, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता है, ऑक्सीजन हमको पता है ग्रोथ हार्मोन होता है, तो ये नरिशमेंट देगा और ग्रो करवाएगा इन सेल्स को, इनको हेल्प करेगा मैचुरेशन में, पॉलिन अगर होगा तो उनको मैचुरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी टाइप की सेल्स कौन सी होती है कैपिटल में, अमीबॉइड। ये कौन सी सेल्स है, ये वो सेल्स हैं जो कि अपनी जगह नहीं रहती है, वहां से मूव कर जाती हैं और कहां पहुंच जाती है, अंदर पहुंच जाती है, और अंदर कहां पहुंच जाती है, इन सेल्स के बीच में, यहां पहुंच जाएंगी और क्या करेंगे, इनको न्यूट्रिशन देंगे पहुंचकर वहां पर, ठीक है। तो अगर कोई सेल अपनी जगह से मूव कर रही है तो वो, और वहां पहुंचकर उसको न्यूट्रिशन दे रही है टेपिटल सेल, तो वो कहलाती है क्या, अमीबॉइड टेपिटल सेल। इसको हम प्लाज्मोडियल टेपिटल सेल भी कहते हैं, और सेक्रेटरी वाली सेल को हम ग्लैंडुलर भी कहते हैं, ग्लैंडुलर टेपिटल सेल भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये प्लाज्मोडियल कहलाती है। तो इसमें क्या लिखा है, मूव एंड रीच विद इन स्पोरोजीनस सेल, ठीक है, विद इन नहीं एक्चुअली में बिटवीन है, बिटवीन स्पोरोजीनस सेल्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, कि ये जो टेपिटल सेल्स होती है ये यूबिस्ट ग्रैन्यूल सीक्रेट करती है, क्या सीक्रेट करती है, यूबिस्ट ग्रैन्यूल्स, ठीक है। अब ये यूबिस्ट ग्रैन्यूल्स है, ये क्या करते हैं, ये दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है इसका कि ये पॉलन किट सीक्रेट करता है। पॉलन किट क्या होता है, अब तो समझ लीजिए जरा क्या होता है पॉलन किट। देखिए, अगर ये मान लीजिए पॉलन ग्रेन है कोई, इफ दिस इज पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन में दो लेयर होती है, बाहर की लेयर होती है, अंदर की लेयर होती है। जो बाहर की लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, एक्साइन, वी कॉल इट एक्साइन, ठीक है। अच्छा, अगर ये पॉलन ग्रेन एंटेमोफाइलस है, एंटेमोफाइलस का मतलब क्या होता है कि वो पॉलन ग्रेन जिसका पॉलिनेशन सिर्फ इंसेक्ट ही कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको जरा यहां पर देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये एंथर है, दिस इज एंथर, ये इसका डिहाइसेंस हुआ है, मतलब रप्चर हुआ है, और ये क्या बन गया है, मतलब इसमें से क्या निकला है, पॉलन ग्रेन निकला है। पॉलन ग्रेन जो है वो कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया स्टिग्मा पर, दिस इज स्टिग्मा, ये स्टिग्मा पार्ट, कार्पल का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, स्टिग्मा, ठीक है। तो यहां से पॉलन ग्रेन कहां पहुंचा, स्टिग्मा पर पहुंचा। तो ये प्रोसेस क्या कराती है, पॉलिनेशन। अगर ये पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट्स के द्वारा हो रहा है, तो ऐसा पॉलिनेशन क्या कहलाता है, या ऐसे पॉलन ग्रेन जिनका पॉलिनेशन सिर्फ इंसेक्ट ही कर सकते हैं, वो पॉलन ग्रेन कहलाते हैं एंटोमोफाइलस पॉलन ग्रेन्स। और एंटोमोफाइलस पॉलन ग्रेन्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है क्या, कि उनके ऊपर जो लेयर होती है वो कैसी होती है, ऑयली और फैटी सब्सटेंस की। इनके ऊपर एक लेयर होगी जो ऑयली और फैटी सब्सटेंस की लेयर होगी, और ये फैटी सब्सटेंस की जो लेयर होती है ये क्या कहलाती है, इट इज नोन एज पॉलन किट। इसे पॉलन किट कहते हैं। ये पॉलन किट क्या है, इट इज ऑयली, इट्स अ लेयर ऑफ ऑयली एंड फैटी सब्सटेंस रिलीज्ड बाय यूबिस्ट ग्रैन्यूल्स। समझ में आई बात। तो क्या काम हुआ पहला इसका, कि ये एंटेमोफाइलस पॉलन ग्रेन में पॉलन किट की फॉर्मेशन करते हैं। पॉलन किट क्या है, एक ऑयली और फैटी सब्सटेंस की लेयर जो एंटेमोफाइलस पॉलन ग्रेन के चारों तरफ सराउंड कर जाती है, इसके ऊपर मतलब स्टिक हो जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है क्या, दूसरा फंक्शन क्या है, इनको दे सीक्रेट स्पोरोपोलिन। ये क्या है, स्पोरोपोलिन एक सब्सटेंस होता है जो कि एग्जाइम को बनाने में हेल्प करता है। एग्जाइम एक आउटरमोस्ट लेयर है किसी भी पॉलन ग्रेन की, वो सब में मिलती है। एग्जाइम सारे पॉलन ग्रेन में मिलेगी, लेकिन जो ये पॉलन किट है ये सिर्फ एंटोमोफाइलस पॉलन ग्रेन नहीं मिलेगी। तो एग्जाइम बनाने में जो सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है वो है स्पोरोपोलिन, और ये सब्सटेंस कौन प्रोवाइड कराता है, यूबिस्ट ग्रैन्यूल। और यूबिस्ट ग्रैन्यूल कहां से बन रहा है, टेपिटल सेल से, ये रिलीज हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है क्या, सीक्रेट कैलेज एंजाइम। अब इस एंजाइम का फंक्शन बाद में देखेंगे जो प्रोसेस में आगे आएगा। तो दे सीक्रेट कैलेज एंजाइम। तो ये कुछ फंक्शंस है टेपिटम के। एनसीईआरटी में दिया है नरिशमेंट के बारे में, तो लेकिन ये भी जरूरी है अगर आप नीट के हिसाब से देखते हो तो, ठीक है।
तो ये सारे इसके फंक्शन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। This is what? This is stigma. Stigma. ठीक है, this is pollen kit. Pollen kit. ठीक है। This is tapetal cells. Tapetal cells. TAPETAL. TAPETAL. Tapetal cells. Tapetum में क्या होगा? Tapetal cells होंगी। ठीक है, तो ये है पूरा स्ट्रक्चर इसका। अच्छा, एक चीज थी जो रह गई थी, वो थी कि नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि जो एंथर होता है वो टेट्रास्पोरेंजियल होता है, लेकिन कभी कभी ये कंडीशन चेंज भी होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर if sometimes each lobe contain only one pollen sac, ऐसा भी होता है, और sometimes only one pollen sac in entire anther, ये भी पॉसिबल है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है वॉल्फिया। वॉल्फिया एग्जांपल है इसका, वॉल्फिया प्लांट। और इसका एग्जांपल क्या है? एस्यूथोबियम। एस्यूथोबियम। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, जिसमें कि पूरे एंथर में सिर्फ 2 पॉलन सेक प्रेजेंट है, जो कि एक लोब में प्रेजेंट है। ईच लोब कंटेन 1 पॉलन सेक, या पॉलन सेक को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। तो ये कंडीशन किसमें मिलती है? एग्जांपल क्या है? वॉल्फिया। दिस इज एग्जांपल, ये भी एग्जांपल है, लेकिन ये किसका एग्जांपल है? ये उस कंडीशन का एग्जांपल है जहां पर कि पूरे एंथर में सिर्फ एक ही पॉलन सेक प्रेजेंट है। तो ये एसिथोबियम है इसका। ठीक है, ओके। तो इसके बाद का हम फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।